हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और यूपीएसआई डीबीपीएसटी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी ये है कि उनकी रनिंग की तारीख घोषित कर दी गई है, यानी कि रनिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये खबर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है। आपका जो रनिंग का शेड्यूल है, टाइमिंग है, बहुत अच्छे समय पर रखी गई है। और जो फर्स्ट स्टेज में जिनका डीबीपीएसटी होना है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक समय भी नहीं मिलने वाला है। ये खबर आप सभी को बीच साझा करनी थी, जिससे आप सभी लोग अपनी रनिंग को और अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, जाके जिससे आप रनिंग करने जाएं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और इस शेड्यूल को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आप सभी लोग देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर मिली है। देखिए, दरोगा भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा 25 से। तो ये तो आपको क्लियर ही है कि डीबीपीएसटी 25 से स्टार्ट होगा, 2 स्टेज में होगा। पहला इसमें लिखा है 25 से 28 अप्रैल और दूसरा लिखा है 4 मई से 18 मई के बीच, रविवार को छोड़कर। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से आपको बनाई दी थी, पूरी जानकारी उसमें दी गई है किस तरह से आपका डीबीपीएसटी होगा। अब जहाँ पर मैंने रिंग कर रखा है, वहाँ पर देखिए इसमें लिखा है कि पहले चरण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की दौड़ 5 मई से शुरू कराने की तैयारी है। और ये डीजी सर ने बताया है कि अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा में पहले चरण में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे, डीबीपीएसटी जिनका हो जाएगा, जो पहले चरण में उत्तीर्ण हो जाएंगे, उनकी दौड़ 5 मई से शुरू कराने की तैयारी है। और दौड़ सुबह 5 बजे से 7 बजे तक होगी और शाम को 5 बजे से 7 बजे के मध्य होगी। यानी कि 2 टाइमिंग रखी गई है, 2 समय रखे गए हैं, 2 शेड्यूल रखे गए हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में भी सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच है और इवनिंग में भी शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच है। यानी कि शेड्यूल आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट चरण में जो डीबीपीएसटी कराने जा रहे हैं, उनके पास बहुत अधिक समय नहीं है। मेरे ख्याल से 5 मई से स्टार्ट होगा और 25 तारीख से शुरू होगा और आज 24 तारीख हो ही गई है। तो कुल मिला के 10-11 दिन है। 10-11 दिन में आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से परखना है और इसी बीच आपको अपना डीबीपीएसटी भी कराना है। अब देखिए, 5 मई से आपकी दौड़ तो स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे डीबीपीएसटी के लिए, उस दस्तावेजों को भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट ना रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हम लोग आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल तैयार करेंगे, तो उस फाइल में सबसे पहले नंबर पे हमें लगाना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आवेदन पत्र। जब आप लोगों ने एसआई का आवेदन भरा था, उस समय आवेदन करते समय आपने एक प्रिंट आउट लिया होगा, ठीक है। उस प्रिंट आउट की ओरिजिनल प्रिंट आउट और उसके 2 फोटोकॉपी, आप कुल मिला के 2 या 3 सेट तैयार करिए। एक सेट वहाँ पे जमा हो जाएगा, एक सेट आपके पास सुरक्षित बचा रहे, इसीलिए 2 सेट, कम से कम 2 सेट कराइए। अगर 3 सेट करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 3 सेट करवाइए आप फोटोकॉपी, 3 सेट के। तो एक एप्लीकेशन आवेदन पत्र, उसका प्रिंट आउट ले लेना, एक ओरिजिनल, 2 और फोटोकॉपी करवा लेना उसकी। दूसरे नंबर पर दिया इन्होंने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। तो रंगीन पासपोर्ट साइज के फ़ोटो 2 चाहिए हैं आपके लिए, लेकिन आप कम से कम 4 फोटो तैयार करवाएंगे, ठीक है। 2 फोटो वहाँ पे चाहिए हैं, लेकिन आप 4 फोटो तैयार करवाएंगे और बहुत बढ़िया क्वालिटी में, ठीक है। नंबर 3 पे फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो युक्त पहचान पत्र और उसकी छाया प्रति। जो आप लोगों ने आवेदन करते समय एक उसमें आइडेंटिटी के रूप में लगाया था, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पहचान पत्र हो गया, इन सारी चीज़ों में जो भी आपके पास हो, जो आपने आवेदन करते समय लगाया था, ठीक है, एक वो और एक उससे अलग, आप 2 ले जाना, ठीक है। 2 आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना, जिनमें आपका स्पष्ट फोटो दिखाई दे रहा हो और उसकी फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा, ठीक है। नंबर 4 पे आता है अभिलेखों की समीक्षा का चेकलिस्ट। जो आप लोगों की अभिलेखों मतलब डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा का एक चेकलिस्ट आएगी, ये आपको अपने नज़दीकी थाने पर मिलेगी या फिर पुलिस लाइन में मिलेगी, रिजर्व पुलिस लाइन में, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो एडमिट कार्ड के साथ चेकलिस्ट का प्रिंट आउट और उसकी फोटोकॉपी भी करवा लेना। जो आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है वो ले लेना, और उसके साथ में डीवी का चेकलिस्ट, जो आपको चेकलिस्ट मिलेगी आपके नज़दीकी थाने से या फिर रिजर्व पुलिस लाइन से, ठीक है। तो उसका भी प्रिंट आउट ले लेना और एक फोटोकॉपी भी उसी फाइल में आपको इसे भी लगाना है, ठीक है। नंबर 5 पे आता है हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि मार्कशीट और सनद, 2 चीज़ें होती हैं। यानी कि प्रमाण पत्र जिसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, ऐसे इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो भी योग्यता हो आपकी, उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है। स्नातक का अंक पत्र और उसकी डिग्री, जो आपको डिग्री मिली है। अगर डिग्री नहीं मिली है तो आप प्रोविजनल डिग्री बनवा लीजिए, जो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। इससे पहले भी मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी, उस समय भी आपको मैंने बताया था कि आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्नातक का अंक पत्र या इसके समकक्ष जो भी आपकी योग्यता हो, ठीक है, उससे, और डिग्री, इन सारी चीज़ों को 3 सेट में तैयार करवाइएगा, ठीक है। 3 सेट में 3 फाइलें आपको तैयार करनी है, ठीक। सभी की 3-3 फोटोकॉपी, ठीक है, डिग्री और प्रमाण पत्र की।
इसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, एससी के हैं तब, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी हैं आपके लिए अपना जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला जो नेट पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। जो आपने फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय लगाया था वही लगा दीजिए। इसके अलावा अगर आप वो खो गया है तो आपने नया अगर बनवाया है तो उसे लगा लीजिए, उसकी फोटोकॉपी, और एक प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है, ठीक है, तो आप अपनी कचहरी या तहसील से जाके जो है एक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक, शपथ पत्र कि ये मेरे पास नहीं है, ये खो गया है, इसे मैं बाद में प्रस्तुत कर दूंगा। इस तरीके से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स कम है तो फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले घोषणा पत्र भी अपने साथ में भरेंगे। ठीक है, वहीं आपको मिलेगा, उसको आपको फिल करना होगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आप 3-3 सेट तैयार करवाइए। ठीक है, और मूल प्रमाण पत्र सभी के जरूर साथ में लेके जाइएगा। मूल प्रमाण पत्र साथ में लेके जाइए और सभी की छायाप्रति जो फोटोकॉपी हैं वो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवा लीजिएगा। राजपत्रित अधिकारी सभी जो मार्कशीटें हैं आपकी फोटोकॉपी होंगी उन पे मोहर लगाएंगे, लिखेंगे प्रमाणित लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, किसी को भी अपने हस्ताक्षर मत करिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर सेल्फ अटेस्टेड मत करिएगा, राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही आपको प्रमाणित कराना है। ठीक है, इसके बाद 9वें नंबर पे आता है एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो आपको मिला था जब आप डिस्चार्ज हुए थे, यानी कि एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हुए थे उस समय डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला होगा, वो लगाइएगा। या विभागीय अनुमति आपने ली है, एनओसी, ठीक है, एनओसी ली है तो आप उसे भी लगा दीजिएगा। ठीक है, लेके जरूर जाना है। फिर आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित कैंडिडेट हैं, ठीक, अभ्यर्थी हैं, वो मूल प्रमाण पत्र जरूर लेके जाएं। जो स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं वो मूल प्रमाण पत्र लेके जाएं जिसमें लिखा हुआ हो कि आप इनके परिवार से बिलोंग करते हैं, आप मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, उस पर लिखा होगा, और उसकी छाया प्रति जरूर लेके जाएं। ठीक है, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र आता है। ये सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूर होगा, अन्यथा में आप जो है अदर स्टेट में काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र जरूर लेके जाइएगा, मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाइए और उसकी छाया प्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपको प्रमाणित करवानी है। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं या किसी सरकारी गवर्नमेंट में सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसका आपको प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, जिसमें ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स सभी के लिए हैं और बाकी एक्स सर्विसमैन, स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स जिस पर अप्लाई होते हैं, जिस पर लागू होता है ये नियम, वो लोग लेकर जाएंगे। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, इनकी 3-3 फाइल तैयार करवाइए। तीनों फाइलों को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवा लीजिएगा। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज के एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया क्वालिटी के फ़ोटो लेके जाइएगा। ठीक है, और ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाइएगा। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि एक सीट पर 2-2 व्यक्ति दावेदार होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होगा, प्राथमिक योग्यता दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। प्राथमिक योग्यता दस्तावेज क्या होता है, जैसे एक शीट पर 2 कैंडिडेट समान योग्यता रख रहे हैं तो उनके पास अगर इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसे प्रायोरिटी दे दी जाएगी, यानी कि प्राथमिकता उसी को दी जाएगी जिनमें एक सीट पर समान योग्यता रखने वाले कैंडिडेटों में इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे जो है प्राथमिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, अगर आपने किसी प्रादेशिक सेना में जो है योगदान दिया है, आपने सर्विस की है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर बी प्रमाण पत्र नहीं है तो ए प्रमाण पत्र की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं, उसमें बी ही लिखा है, साफ अक्षरों में उन्होंने लिखा है कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और ओ लेवल प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दस्तावेज हो गए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही मत बरतिए, मतलब कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कोई कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सवाल का जवाब तुरंत दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, बाकी मैं हर समय आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, हमारा एक परिवार बड़ा हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपका सहयोग भी हो जाएगा और ऊपर वाले की दया से आपकी नौकरी भी लगेगी, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्य कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद साथियों।